स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे एक थोड़ा इग्नोर टॉपिक के बारे में, कंप्रेसर्स के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कंप्रेसर करता क्या है। कंप्रेसर, जिस कंप्रेसर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो प्रेशर को इंक्रीज करता है और जनरली गैस पे ये काम करता है। और अब बात बनता है कि वो प्रेशर इंक्रीज कैसे कर रहा है किसी भी गैस का। जैसे ये हवा है, इसका प्रेशर आप कैसे इंक्रीज करोगे। ये 15 psi पे ऑलरेडी है ग्रेविटी के चलते और एटमॉस्फेयर का थिकनेस के चलते। तो उसे आप बढ़ाओगे तो बढ़ाओगे कैसे। तो आप उसे एक वॉल्यूम में डालेंगे और उस वॉल्यूम को छोटा करते चले जाएंगे। तो ऐसे करके आप उसका प्रेशर बढ़ा सकते हैं। और एयर जो है काफ़ी कंप्रेसिबल होता है, यानी एयर और गैसेस जो होते हैं काफ़ी कंप्रेसिबल होता है। अगर ये काम आप लिक्विड के साथ करने गए, नहीं होगा, बस बूम हो जाएगा। आप किसी भी हालत में ऑयल, वाटर, ये सब को कंप्रेस नहीं कर सकते। बहुत थोड़ा सा, बहुत हुआ तो कर सकते हैं। और आप इसी का फ़ायदा उठा के हाइड्रोलिक सिस्टम बनाया जाता है, क्योंकि ऑयल कंप्रेस नहीं होता। वाटर के साथ भी वही है, कंप्रेस नहीं होता। एयर के साथ, गैसेस के साथ ये सब बहुत कंप्रेस होते हैं। फिर अब बात करते हैं। आप ये समझिए कि ऐसा करके आपको मिला क्या। ठीक है, आपने गैस को कंप्रेस कर दी, अब आपको मिला क्या वो करने से। आप गैस को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं, वो आप पे है। आप जैसे पाइपलाइन हो गया, जितने सारे पाइपलाइन होते हैं, गैसेस के पाइपलाइन होते हैं, वो सब उसी पे चलते हैं कंप्रेसर। इंडस्ट्रियल सिस्टम में आधा से ज़्यादा चीज़ यही होता है कि एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करो। उसके लिए कंप्रेसर मैंडेटरी होता है, ऑप्शनल नहीं, मैंडेटरी होता है। फिर स्टोर करने के लिए, कंप्रेसर को स्टोर करने के लिए उसका काफ़ी ज़रूरत होता है। आपको कंप्रेस करके ही स्टोर करना है। जैसे आपके घर में जो CNG रहता है, CNG बोल रहा हूँ, LPG रहता है, वो कंप्रेस्ड है तभी तो वहाँ है। तो यानी किसी को कंप्रेसर तो बनाना पड़ा होगा। और फिर ये समझिए कि जब आप किसी भी मीडियम को लेते हैं, चाहे वो एयर हो चाहे कोई स्पेसिफिक गैस हो, और उसे आप कंप्रेस करते हैं, तो आप उसमें एनर्जी डाल रहे हैं। तो आप उस एनर्जी को पावर सोर्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपको कंप्रेस्ड एयर से चलने वाला खूब सारा न्यूमेटिक टूल्स मिलता है। जैसे कि आपको ड्रिल मिल सकता है, नेल गन मिल सकता है, ग्राइंडर मिल सकता है। पूरा का पूरा कार इंडस्ट्री का सारा इक्विपमेंट उसी पे चलता है। हिसाब यही है कि कंप्रेस एयर जब आप कर रहे हैं, जो एनर्जी आप डाल रहे हैं, जो आपका बिजली का खपत हो रहा है आपको कंप्रेसर चलाने में, वो एनर्जी चली जा रही है एयर में। अब एयर का आप इस्तेमाल करके इफिशियंसी तो कम हो ही जाएगी, लेकिन आप काफ़ी हद तक काफ़ी तगड़ा ताकत वापस निकाल सकते हैं। तो उस हालात में हवा को कहा जाएगा एनर्जी कैरियर। हवा में जो आप लोग सुनते हो ना, कंप्रेसर पे गाड़ी चलाना, वो कंप्रेसर समझिए सिर्फ काम कर रहा है एनर्जी देने का, और जो एयर है वो बैटरी की तरह चार्ज हो रहा है और डिस्चार्ज हो रहा है। तो इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा और बात करेंगे। अब कंप्रेसर काफ़ी बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा है। मतलब समझिए इसके अंदर 150 साल से इंसानियत का रिसर्च हो रहा है। मतलब गहराई में उतरेंगे तो खो जाएंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है। तो यहाँ पे हम उसको एकदम सिंपल दो मेन कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी है डायनेमिक कंप्रेसर्स। ये सारे कंप्रेसर में जनरली चेंबर जो होता है वो ओपन रहता है। मैंने आपको बताया, वॉल्यूम में हवा को ट्रैप किया और उस वॉल्यूम को छोटा करते गए। मतलब जैसे पिस्टन आप खींचे, पिस्टन में हवा आ गया, अब आप बाहर जाने का रास्ता नहीं रहे, अब आप उसको दबा रहे हैं। आप क्या कि एक वॉल्यूम में उसे लाए, उसको लॉक कर दिए और उसको कंप्रेस किए। तो डायनेमिक कंप्रेसर इसका उल्टा है। एग्जांपल के तौर पे आपका जेट इंजन जो हो गया, उसका जो पहला स्टेज होता है, कंप्रेसर होता है, वो कहीं टच तो नहीं कर रहा, वो सील है ही नहीं। वो किसका फ़ायदा उठा, कैसे कंप्रेस कर ले रहा है, वो फ़ायदा उठा रहा है हाई स्पीड, मतलब एयर का। मतलब स्पीड इतनी ज़्यादा होगी हवा का गुजरने का इस दरमियान कि हवा वापस नहीं आ सकता। और मतलब समझिए डायमेंशन छोटा होते जाएगा। मतलब यहाँ पे हवा के पास मान लीजिए 1 लीटर का वॉल्यूम है, धीरे धीरे अगर आप साइड व्यू में देखेंगे, आपको दिखेगा कि वो कॉनिकल की तरह छोटा होते जा रहा है। वो जगह कम करते जा रहे हैं और बाहर से प्रेशर पे प्रेशर डाला जा रहा है। तो ये मतलब ओपन चेम्बर में काम कर रहा है। इसी का समझिए अलग तरह का वेराइटी आपका ये अलग अलग कंप्रेसर आपको मिलता है जो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो वही समझिए ओपन चेम्बर में काम करता है और ये कांस्टेंट आपको दे सकता है। फिर बात करते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, 90% एयर कंप्रेसर। जब आप बोलते हैं तो लोग वही सोचते हैं। ये वही करता है कि आपको जो नॉर्मली मिलता है, पिस्टन लिया, चेम्बर को लॉक किया, चेम्बर को छोटा कर दिया। इसके बहुत सारे और वेराइटी भी आ सकते हैं, जैसे स्क्रोल कंप्रेसर। देखने में आपको लगा कि ये टर्बाइन जैसा है, लेकिन ये एक्चुअली सील कर देता है, हवा को पूरी तरह से सील कर देता है। मतलब वापस फीडबैक नहीं हो सकता ये सब में। ये सब गाड़ी में इस्तेमाल किया जाता है। सुपर कंप्रेसर चार्जर जो आप लोग सुनते होंगे उसमें इस्तेमाल होता है। फिर जो आप वर्क साइट देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो रहा है, इसमें जैक हैमर का इस्तेमाल हो रहा है। जैक हैमर में पावर देने के लिए, बिजली देने में बहुत ज़्यादा बिजली खपत होगा, तो जनरली उसे कंप्रेसर एयर से चलाया जाता है, क्योंकि कंप्रेसर एयर का जनरेटर जो है वो आप सीधे डीजल पे चला सकते हैं। तो वो किया जाता है। तो यही समझिए कि ये दो मेन टाइप होता है। एक हो गया आपका डायनेमिक, दूसरा हो गया जो सील करके किसी तरह का। आप सीलिंग की लॉजिक कैसे भी हो सकती है। कई जगह पे रोटरी वेन हो सकता है, कई जगह पे स्क्रोल कंप्रेसर हो सकता है। तिकड़म उस पर अपना समझ के है, लेकिन यही दो मेन प्रजाति होती है। अब बात करते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है ये कंप्रेसर का। अब यहीं पे कंप्रेसर का हकीकत सामने आता है कि हर एक फील्ड में, हर एक इंडस्ट्री में, हर समय, हर
जगह पे उसका इस्तेमाल होता है। सीधा सीधा आपका डेंटिस्ट से लेके इंडस्ट्री तक में सब जगह इस्तेमाल होता है। अभी तो मैं डेंटिस्ट के पास से आया हूँ तो मुझे पता है कि डेंटिस्ट के पास आपको ये देखने को मिल जाता होगा, डेंटिस्ट का टूल भी न्यूमेटिक टूल से ही होता है। तो ये समझ लीजिए कि डेंटिस्ट से लेके इंडस्ट्री में तो हर चीज़ से बताता है, कंस्ट्रक्शन में उसी का इस्तेमाल होता है। फिर अब बात करें आम पब्लिक के लिए, आम लोगों का क्या यूज़ है, उसमें सोचिए आपके गाड़ी में एयर कंडीशन लगा है, वो चल कैसे रहा है, कंप्रेसर पे चल रहा है। आपका घर में जो फ्रिज है वो चल किस पे रहा है, वो कंप्रेसर पे चल रहा है। आपका जो जेट प्लेन उड़ रहा है, अमेजॉन में जो पैकेज इधर से उधर आ रहा है, वो भी कंप्रेसर पे चल रहा है। तो ये समझ इस्तेमाल के मामले में कंप्रेसर एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसे हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये ऑलमोस्ट उस लेवल पे है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाए तो हमारी जैसे बैंड बजेगी, वैसे ही कंप्रेसर गायब हो जाएगा, वैसे ही बैंड बजेगी। तो ये समझना बेहद ज़रूरी होता है कि ये बहुत ही मतलब समझिए इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का। इतना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि कभी कोई सोचता नहीं है ना अपने स्किन के बारे में, मतलब ऑर्गन के तौर पे हम लोग सोचते नहीं, जबकि वो सबसे बड़ा ऑर्गन है और सबसे प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस है। लेकिन वही समझिए वही है कि कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो नज़र से हट जाता है। तो अब बात करते हैं इसमें इंप्रूवमेंट कैसे हुआ। हर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो इंप्रूवमेंट कैसे हुआ है। आप ये समझिए कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर में एक माना जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि यही सब पूरा दुनिया का बिजली खा रहा है, मतलब ये समझिए कि अगर इसका एक सेक्शन निकाले, हर इंडस्ट्री में, कार की इंडस्ट्री में मतलब कार का फ्यूल कंजप्शन है, उसमें कंप्रेसर तो खाता है ना। और आप लोग में से जितनी की गाड़ी नई गाड़ी होगी उसमें दिखता होगा माइलेज। अगर आप एसी चला के चला रहे हैं देखते होंगे माइलेज घट जाता है, यानी कंप्रेसर बिजली खा मतलब ऊर्जा खा रहा है, आपका जूल्स खाता है। आपका एसी का बिल गर्मी में बम बम भागता होगा क्योंकि जब वो कंप्रेसर बिजली खा रहा है। तो ऐसे समझिए रेफ्रिजरेशन की जितनी दुनिया है, इंडस्ट्री में जहाँ आपको रेफ्रिजरेशन चलाना है, घुमा फिरा के बिजली अपना समझ के अटकता है। तो ये बहुत बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है, मतलब इसे इग्नोर करना अच्छी बात नहीं है। दूसरा तो हिसाब ये बनता है कि ये बिजली बहुत खाता है और किसी को पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं है। कोई एनर्जी इफिशियंसी के पीछे इसलिए नहीं भागता कि पर्यावरण बचे, सब इसलिए बताया भाई मेरा पॉकेट बचे। तो हिसाब ये बना कि जो हम लोग कंप्रेसर का डिज़ाइन है काफ़ी टाइम तक अटक गया था। मतलब ठीक है बना लिए, नया डिज़ाइन कर लिए, अब बस छोड़ दिए, मतलब काम करते हैं ना छोड़ दो, मतलब हो गया है उसको, मतलब ज़्यादा होशियारी नहीं कर रहे थे। तो हिसाब ये बना कि जब एनर्जी कॉस्ट बढ़ने लगी, यानी बिजली का दाम बढ़ने लगा, तो लोग कहने नहीं इस पर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा भाई। 5 से 10 हज़ार रुपये अगर आपका बिजली बिल महीने महीने आने लगे तो तकलीफ होती है। तब हिसाब ये बना कि हम लोग डिज़ाइन में अब इंप्रूवमेंट करते हैं ताकि पैसा बचे आपको। और ये बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि कई सारे आपको एसी देखने को मिलेंगे जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी है और वो उसका इस्तेमाल करके आपको कम बिजली में ज़्यादा ठंडा दे सकता है। लेकिन वो तभी खरीदें जब आप एक्चुअली उसको ज़्यादा देर यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ ही घंटे आप चलाते हैं, उतना फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ आपका ऐसा कि ऑलमोस्ट दिन दिन भर चल रहा है तब ज़रूर खरीद लें। तो एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल जैसे ये समझिए एलजी ने खूब इस पर बड़ा सा गैम्बलिंग किया था, लीनियर कंप्रेसर का वो इस्तेमाल किया था। मतलब आपको इस तरह का एनिमेशन एलजी का मैंने नीचे वीडियो दे दिया, इसमें आपको दिखाया कि कंप्रेसर जनरली जो आपके अभी रेफ्रिजरेटर मतलब जो काला शील्ड रहता है उसमें यह रहता है कि एक मोटर घूम रहा है, मोटर एक पिस्टन को आगे पीछे कर रहा है। तो इसमें हिसाब यह बनता है कि फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ऑब्वियसली रोटेशन मोशन एक तरह से ऐसे आ रहा है। अब आप उसको एक क्रैंक शाफ्ट में डाल रहे हैं, वो घूम रहा है और उस क्रैंक शाफ्ट से दूसरा एक पिनियन को घुमाया जा रहा है, फिर उससे एक पिस्टन आगे पीछे कर रहे हैं। मतलब समझ रहे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन पॉइंट है। तो हिसाब ये बना क्यों ना, मतलब आपको करना तो आगे पीछे ही है। थैंकफुली हमारे घर में जो बिजली आता है वो एसी होता है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट होता है, सीधे उसी में कॉइल में को क्यों ना डाल दिया जाए। तो हिसाब वही रहा कि ये सारा घूमने वाला हिस्सा हटाओ, सीधे कॉइल लगाओ जो अल्टरनेटिंग करंट से अल्टरनेटिक ये बनाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उसके बीच में आपका शाफ्ट है वो आगे पीछे होता रहेगा। तो यही करके लीनियर कंप्रेसर बनाएगा। हिसाब ये ज़्यादा इफिशिएंट होता है, फ्रिक्शन कम होता है, सब चीज़ बढ़िया होता है। लेकिन ये मतलब एलजी का एक तौर से कहिए फ्लॉप टाइप चला, क्योंकि मतलब ये इतना बुरा रहा कि एलजी पे तो लॉ सूट पड़ गया कि भैया आपको इतना खराब कंप्रेसर लॉन्च कैसे कर दिए। बात नहीं था, डिज़ाइन सब सही था, लेकिन इंजीनियरिंग में इन्होंने मतलब थोड़ी गलती कर दी। इनका वाल्व बार बार टूटे जा रहा था, मतलब 2-3 साल के अंदर ही वाल्व टूटे जा रहा था इसका। मतलब समझिए मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग में डोल, डिज़ाइन अच्छा था मैन्युफैक्चरिंग में बोल गया। तो यही समझ लिया, इसी से समझ में आएगा कि हर कोई हर समय एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करता है। एलजी अच्छा ही सोचा होगा कि भाई हम एक अच्छा कंप्रेसर बनाते हैं, उससे लोगों का बिजली बिल बचेगा, उससे हमारा ब्रांड की लॉयल्टी बढ़ेगी, हमारा ही फायदा होगा। लेकिन ले डूबे उसी के चलते। तो वही समझिए कि ये रिस्क लिया गया। आपको लीनियर कंप्रेसर काफ़ी जगह देखने को मिलेगा। फिर दूसरा जो अभी नया डिज़ाइन है, जो बड़े बड़े एयर कंडीशनिंग में लेके फिर मतलब कुछ कुछ और जगह पे भी आपको सुनने को बहुत मिलता होगा, रोलिंग पिस्टन सिस्टम। तो ये एयर कंडीशनर में इसमें आप देखते होंगे इन्वर्टर एसी होगा और इस तरह का वॉबलिंग चीज़ आपको दिखता होगा, वो यही है। हिसाब ये होता है कि जनरली कंप्रेसर जो हम लोग बात करते हैं वो पिस्टन पे चलता है, पिस्टन पे चलता है। तो किसी को हिसाब है कि पिस्टन जो है बहुत जगह फ्रिक्शन कर रहा है, बहुत जगह उसका घर्षण है, घर्षण जितना कम करेंगे उतना इफिशियंसी बढ़ती जाएगी। तो हिसाब ये लगा कि एक केसिंग लिया जाए, केसिंग आपने बना लिया बम, उसमें एक मोटर लगाया जाए, वो भी हो गया। बस उसमें जो मतलब जो मास होगा, जो आपका पिस्टन होगा, वो पिस्टन को सेंटर में ना लगा के ऑफसेट कर दो, मतलब एकदम एक्सेस में लगा के थोड़ा सा दाएं कर दो, थोड़ा सा बाएं कर दो, ऑफसेट कर दो। ये एकदम सेंटर में ना करके ऑफसेट कर दो। तो अब इससे आपको एक चेंबर मिल रहा है जिसका साइज कम बेसी हो रहा है। अब इसमें एक वेन लगा दिया जाए,
ये वेन आपका टच करेगा इस शाफ्ट को, तो समझिए सिर्फ उस जगह पे आपका घर्षण हो रहा है। तो फ्रिक्शन का एरिया टोटल मतलब एक पूरा सिलेंडर का एरिया से बहुत कम है, मतलब एक छोटा सा लाइन बन रहा है फ्रिक्शन का, ना कि मतलब पूरा का पूरा चेंबर घिसे जा रहा है। तो इससे फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है और ये जो आरपीएम है, ज़्यादा आरपीएम का फ़ायदा उठा पाता है। तो ये करके रोलिंग पिस्टन्स का आपको अभी जितने नए एयर कंडीशंस देखेंगे जिसमें इन्वर्टर एयर कंडीशन देखने को मिलेगा, डुअल इन्वर्टर एसी कंडीशन के बारे में बात किया जाएगा, उसमें जनरली यही रहेगा। एनिमेशन में आपको दिखेगा कि वॉबलिंग वाला कुछ है, तो जनरली यही रहता है जिसे रोलिंग पिस्टन कहा जाता है। अब यहाँ पे एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि मतलब कोई भी मैजिकल टेक्नोलॉजी नहीं होती, हर में कुछ फ़ायदा कुछ नुकसान होता है। जैसे कि एलजी वाला आपको इसी के लिए बता रहा था, क्योंकि आप कई बार जब पढ़ने लगे किसी चीज़ के बारे में, अरे हर कोई ये क्यों नहीं यूज़ कर लेता, अब आपके दिमाग में कई बार ये आएगा कि अरे हर कोई क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेता। जनरली मैं लिख के दे सकता हूँ, उसमें कोई ना कोई ऐसा फॉल्ट रहा होगा जो उसका मैन्युफैक्चरिंग या उसकी रिलायबिलिटी में छेड़खानी करती होगा। मान लीजिए कोई ऐसा कंप्रेसर डिज़ाइन है जो बना लिए बम बम, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उसके बाद वो टिकता ही नहीं है बहुत दिन तक और लोग कंप्लेन करने आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना भी पैसा वो बचा ले चलने टाइम, अगर आपको बार बार रिपेयर कराने में ही खर्च हो जाएगा सारा पैसा, तो फ़ायदा क्या पड़ा। तो हिसाब वही बनता है कि हमेशा कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ गंवाना पड़ेगा। तो यही बैलेंसिंग एक्ट होता है जिसको बहुत अच्छे से करना पड़ता है, जिसे हम लोग कहते हैं राइट टूल फॉर द राइट जॉब। यानी कि ये जैसे कि आपका रोलिंग पिस्टन एयर कंडीशनिंग के लिए अच्छा रहेगा, फ्रिज में उतना जगह नहीं रहता है, तो जनरली लोग लीनियर वाले के पीछे भाग रहे थे। वहीं अब अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि अब हम लोग उस जगह से आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पे हर चीज़ एक ही कंप्रेसर पे चल रहा था, बस उसका साइज़ बड़ा करते जा रहे थे। अब नहीं नहीं, अलग अलग कंप्रेसर ट्राई करते हैं, तो अलग अलग का फ़ायदा नुकसान दोनों मिलता है। अब एग्जाम सिंपल बात किया जाए कि भविष्य में क्या होने वाला, तो ये समझिए कि हम लोग कंट्रोल अब बहुत ज़्यादा करने लगे। अभी अगर आप नोटिस कर देंगे पुराने रेफ्रिजरेटर सब में, पुराने एयर कंडीशन सब में, पुराने मतलब 2010 से पहले की बात कर रहा हूँ, सब में ये सब ऑन ऑफ होता है, मतलब इसे बैंग बैंग कंट्रोल कहा जाता है। ऑन कर दिया, ठंडा हो रहा है, ठंडा ठंडा ऑफ कर दिया, ठंडा हो गया, ठंडा ठंडा ऑफ, ठंडा हो गया, ठंडा हो गया ऑफ, मतलब PWM किया जा रहा है, पल्स विथ मॉड्यूलेशन कर रहा है, और उसमें सिर्फ ऑन ऑफ कर रहा है। तो ये काम करता है, तभी तो हमारी दुनिया यहाँ तक आई, लेकिन बात ये होता है कि बहुत इनएफिशिएंट होता है। और प्लस आप ये देखते होंगे कि एयर कंडीशनिंग में ये आपके जो लोग रहे होंगे उनको ये बहुत अच्छा से पता चल जाता है कि भैया ये ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा कर देता है या गर्म कर देता है, बीच में कभी रुकता ही नहीं। मतलब जैसे आप मान लीजिए 18 डिग्री आप कर दिए आने टाइम की, अरे भैया रूम बहुत गर्म है, 18 डिग्री पहुँच गया, यार ठंडा लगने लगा, 18 एक्चुअली ठंडा होता है, ठीक है चलो 22 कर दिए, 22 में आप देखेंगे लेटे, थोड़ा देर अच्छा ठंडा लगा, फिर थोड़ा गर्म लगने लगा, फिर ठंडा हो गया, फिर गर्म लगा। क्यों? क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो सिर्फ ऑन ऑफ करता है, और ऑन का मतलब होता है वो फुल जितना ठंडा कर सकता है वो करेगा। तो इसी कारण से हम लोग कंट्रोल बढ़ाना चाहते हैं, ताकि ज़बरदस्ती का कंप्रेसर ना चलाया जाए, ना ज़बरदस्ती का लोड दिया जाए। तो वो करने के लिए इंडक्शन मोटर जो लगाए जाते हैं आपका कंप्रेसर सब में, उसको कंट्रोल किया जाए। तो उसको कंट्रोल करने का क्या ऑप्शन है? इन्वर्टर लगाएं। इन्वर्टर करता क्या है? एसी को लेता है, उसे डीसी में बदलता है, डीसी को फिर से उसे एसी में बदला जाता है। बोले ये लंबा रास्ता से क्यों आ रहा है भैया, सीधे एसी डाल दो। अगर आप डीसी में बदलते हैं और उसे फिर से एसी में बदलते हैं, तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी हर्ट्स को, और इसी को हम लोग VFD कहते हैं, यानी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इन्वर्टर का मतलब जो कहा जा रहा है वो एक्चुअली बस वही है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, यानी कि वो कंट्रोल कर रहा है कि कितनी फ्रीक्वेंसी हम दें, कितना ना दें। और इसका दाएं बाएं आपको मिल सकता है अलग अलग कंपनी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कई जगह पर BLDC मोटर दे दिया जाता है, क्योंकि वो उसका मतलब कंट्रोलर बहुत पहले से बन आ रहा है, बहुत रिफाइंड हो चुका है, और उसमें आपको आरपीएम कंट्रोल कर सकते हैं। कि ऐसा नहीं कि जनरली इंडक्शन मोटर जितना आपका लाइन फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 60 हर्ट्ज है या 50 हर्ट्ज है, उसी पे चलेगा, मतलब उसके हिसाब से वाइंडिंग की जाएगी, तो वाइंडिंग के हिसाब से अगर वो 1600 पे है, वो सिर्फ 1600 पे चलेगा, उससे कम बेसी नहीं हो सकता। तो वही है कि हम लोग फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करते ताकि आरपीएम कंट्रोल कर सकें। और इससे ये फायदा रहता है कि आप आए बाहर से, रूम गर्म था, एसी डिटेक्ट किया, एसी का थर्मिस्टर डिटेक्ट किया कि भैया रूम गर्म है, फुल फोर्स पे चला, अपना समझ के चला। और या उसको ओवर पावर भी कर सकता है, कि जैसे मान ली मोटर बनाया गया था 60 हर्ट्ज के लिए, कुछ देर के लिए उसको 75 हर्ट्ज पे चलाने लगा कि नहीं नहीं थोड़ा सा जोर लगा दे, वो देख लिया कि रूम ठंडा होने लगा, अब उसको बोलेगा नहीं नहीं अब तुम गर्म हो रहे हो, ठंडा हो जाओ। अब उसको आराम से 50 पे चलाएगा, 50 पे देखा कि नहीं नहीं अब रूम अभी भी ठंडा होते जा रहा है, यानी अब लोगों को अनकंफर्टेबल लगने वाला है, एक काम करो 40 पे आ जाओ थोड़ा आराम से, अच्छा थोड़ा और, अब उसको 30 पे कर दे, और 30 पे ही आपका रात भर चलता रहेगा, ताकि वो कभी झटका वाला ना लगे कि ले तेरी ठंडा हो गया गर्म हो गया, ठंडा हो गया गर्म हो गया। इससे बिजली कम खपत होता है, कंटिन्यूसली टेम्परेचर मेंटेन रहता है, दोनों तरफ से फायदा रहता है। और यही समझिए कि डिज़ाइन में अब हम लोग अपना समझ के इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। जैसे कि रोटरी कंप्रेसर जो आपको हर जगह देखने को मिलता होगा, वो पहले एक आता था, बाद में अभी ट्विन आने लगा। ट्विन क्यों आ रहा है? क्योंकि हिसाब था कि अनबैलेंस चीज़ को आप घुमाएंगे, वो वाइब्रेटर है। आपके पुराने मोबाइल फ़ोन में वही वाइब्रेटर था, कि मतलब एक मोटर था, छोटा सा मोटर, और उसमें एक अनबैलेंस मास था, घुमाइए वाइब्रेट करने लगा। आपका डुअल शॉक कंट्रोलर का पुराना वाला खोलेंगे, वही है, मोटर है, उसके अनबैलेंस वेट है, तो भैया आप एक वाइब्रेटिंग चीज़ लगा रहे हो। मेटल कितना भी स्ट्रॉन्ग होता है, फटी कर जाता है अगर उसमें वाइब्रेटिंग चीज़ खूब डाल देते हैं तो क्या
ऑप्शन निकाल जाए, 2 कैम लगा दो और उसे 180 डिग्री अपार्ट कर दो। फ़ायदा, दोनों का वाइब्रेशन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अगर आप गाड़ी की इंजीनियरिंग पे देखते होंगे, उसका सारे मतलब पिस्टन कभी एक साथ नहीं फायर करते, अलग अलग उसको सीक्वेंस किया जाता है ताकि शॉक जो है आपके चैसी को लग रहा है वो कम हो, ताकि यही काम उसी में भी लगा दिया गया कि सैमसंग ने बोला कि भैया एक से काम हो रहा है, हम 2 कर, आप बोलोगे 2 करने से आपको तो मोटर बड़ा करना पड़ेगा, ये बात सही है, लेकिन आपके पास कैपेसिटी भी तो बड़ा हो गया और प्लस वाइब्रेशन कम आ गया। वाइब्रेशन कम होने से बहुत सारा फायदा, पहले फ्रिक्शन का लॉस का मतलब बेरिंग अब लड़ाई नहीं कर रहा, डिंग डांग डूंग डिंग डिंग नहीं हो रहा है उसके साथ, वो बढ़िया हो गया। प्लस फ्रिक्शन तो आपको बढ़ा है, लेकिन अगर सरफेस एरिया डबल बढ़ गया ना, तो इसी कारण से वो ज़्यादा लोड का ले सके। लेकिन ये सब सिस्टम जनरली कहिए 5 टन एसी से नीचे ही रखाया जाता है। अगर आप उससे बड़ा करना चाहते हो तो ये होगा कि खूब सारे लगा दिए जाएंगे जनरली, मतलब इस तरह के खूब सारे पैरेलल यूनिट लगाए जाएंगे, लेकिन जनरली बहुत बड़ा यूनिट नहीं आता इसका। तो यही समझिए कि हम लोग वही कर रहे हैं, अब डिज़ाइन पे पूरा मेहनत किया जा रहा है और इसमें आपको कुछ और उटपटांग चीज़ देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मोटर की जगह 8 पोल के जगह मतलब 4 पोल मोटर के जगह पे 8 पोल मोटर पे इस्तेमाल करने लगे। तो वही है कि अब हम लोग पूरा इंजीनियरिंग कर रहे हैं कि 1% इफिशियंसी को निकाला जाए, क्योंकि आप सोचें यहाँ से मतलब एक पिस्टन वाले से 2 में बहुत अंतर नहीं आता। ये वही समझिए हो गया कि आप CFL से LED में आ रहे हैं, बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा, लेकिन वो आखिरी % इफिशियंसी को भी निकालने के लिए लोग जोर से पड़े हुए हैं। और ये आप लोग में से लिख के लिख के कह सकता हूँ कि एटलीस्ट अगर मान लीजिए 1 से 2,000 लोग देखेंगे तो किसी एक के पास होगा ऐसा एयर कंडीशन जिसमें हीटिंग का फंक्शन ऑलरेडी है। तो बोले भैया एयर कंडीशन ठंडा करने के लिए करता है, वो हीट कैसे कर लेगा? वो एक्चुअली सबसे बेटर हीटिंग है, क्योंकि हीटिंग इकलौता चीज़ है जो इलेक्ट्रिकली अगर आप करते हैं तो वो 100% इफिशियंट है, लेकिन एयर कंडीशन उससे ज़्यादा आगे जा सकता है। बोले 1 मिनट, 100% से आगे कैसे चलेगा? लॉ ऑफ फिजिक्स ब्रेक कर दिया? नहीं, क्योंकि एयर कंडीशनर एक्चुअली इसे कहा जाता है टेक्निकल टर्म में हीट पंप। ये पंप कर रहा है गर्मी, जैसे आपका जो जब आप गर्मी में इस्तेमाल करते हैं तो वो कर क्या रहा है, वो अंदर से गर्मी खींच रहा है और बाहर फेंक दे रहा है, और वो कुछ नहीं कर रहा है, वो बस हीट को खींच के बाहर निकल दे रहा है। इसे हम लोग नापते हैं COP पे, यानी कि कोएफिशिएंट्स ऑफ परफॉर्मेंस पे नापा जाता है। तो जनरली 2 या 3 तक चल सकता है, जिसमें 2 भी लकी हो गया तो मतलब वो समझिए जितना आपका किलोवाट खा रहा है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे कि 2 किलोवाट है, मल्टीप्लाई बाय जो इतना आपको कोएफिशिएंट होगा उतना ठंडा करता है रूम को। अब सोचिए उल्टा कर देने पे क्या होगा? वही चीज़ होगा जो आप देखते होंगे गर्मी में जब आपका रूम ठंडा है, बाहर वाला जो हिस्सा है वो तो भूंज रहा है, आग जैसा निकल रहा है ना, तो किसी को हिसाब आया कि भैया जब ठंडा में हम लोग को गर्मी की जरूरत है तो बिजली क्यों खपाएं, COP का फायदा क्यों ना उठाया जाए, उल्टा कर दो। तो बाहर से वो आपको समझिए बाहर को वो ठंडा करने की कोशिश करता है, उस ठंडा तो कर नहीं पाता है और उसके चक्कर में अंदर गर्म हो जाता है। फायदा, आप आराम से 2-3 COP तक जा सकते हैं, यानी कि आपका 2 किलोवाट का AC जो है 2 किलो मल्टीप्लाई तक 2 चलने लगे, 2 से 4 किलोवाट की गर्मी आप निकालने लगोगे, और बड़ा वाला रहा तो बहुत ज़्यादा भावनाओं में जाता है। तो ये आपके आजकल काफ़ी सारे एयर कंडीशनर में रिमोट में रहेगा एक मोड रहेगा, हीट मोड, वो वही है। इससे मतलब ये एक्चुअली बड़े घर को ठंडा, ये मतलब ठंडा में गर्म रखने के लिए बहुत अच्छा है, कम बिजली में ज़्यादा काम करता है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा कि ये जो आपका आउटर यूनिट है इसके आसपास पानी ना हो, नहीं तो वो जमा डालेगा पानी को। तो वही समझिए कि ये अब लोगों को समझ में आ गया। विदेशों में बहुत पहले होने लगा था, लेकिन इंडिया में भी अब आम रेफ्रिजरेट, ये मतलब आम एयर कंडीशनिंग यूनिट में ये फीचर आने लगे हैं। और अगर आपके पास कुछ नहीं है और विंडो AC आप इस्तेमाल करें तो उसको उल्टा भी रख सकते हैं अगर आप कुछ नहीं है, लेकिन हाँ कोई बटन बाहर से टुप टुप करने लगेगा तो बात अलग है। तो वही समझिए कि किया जा सकता है। तो भविष्य में यही है कि हम लोग कंट्रोल पे पूरा मेहनत करें, ज़बरदस्ती का वो ऑन ऑफ नहीं, कंट्रोल करो, ज़्यादा स्पीड जाओ धीमा हो जाओ, कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरा, डिज़ाइन पे पूरा मेहनत किया जा रहा है, तिगड़म पे तिगड़म लगा रहे हैं ताकि 1% इफिशियंसी निकाला जा सके। और AC का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि उसे ठंडे में इस्तेमाल किया जा सकता है एज ए हीटर, वो भी अब इंडियन मार्केट में आपको मिलने लगा है। मैं लिख के दे सकता हूँ आप लोग से, एटलीस्ट एक ना एक के पास मेरे कमेंट में लिख देगा कि मेरे पास था। मतलब लेकिन आपको प्लीज़ मैनुअल पढ़ लीजिए, वो डायरेक्ट स्विच नहीं होता। अगर आपका AC में ये बटन दबाते दबाते वो 32 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है तो उसमें है सेटिंग। अब रिमोट और AC मिक्स मैच कर देता है कंपनी, सब बड़ी कंपनी जैसे ये ब्लू स्टार, ये सब तो थोड़ा हौच-पौच हो सकता है, लेकिन आप मैनुअल पढ़िए तो पता चल जाएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन कंप्रेसर के बारे में, एक चीज़ जिसे हम लोग सब लोग इग्नोर करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दूसरे शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, हर कमेंट जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।